हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई हैव बॉट यू, सो योर लास्ट डेस्टिनेशन शुड बी रिटन बाय मी। चलिए अभी हुआंग क्लैन से शुरू करते हैं। हाँ, आज का स्टोरी जो है वो वन क्लैन से नहीं, हुआंग क्लैन से शुरू होगा। ये एक पीसफुल ट्यूसडे है। लुआंग क्लैन में लिटिल बिट क्वाइट है क्योंकि उसका ओनर अभी तक नहीं जगा है और उनका जो केयर टेकर है लुआंग क्लैन का, ठीक है, वो हेल्पलेसली अपने मास्टर के डोर पे नॉक किए जा रहा था। हाँ, वो उसने शादी भी नहीं किया था और इस क्लैन का हमारा प्यारा सा प्रिंस है हुआंग जिंगाओ और जो केयर टेकर है उसका नाम है जेम्स वांग। उन्होंने शादी तक नहीं किया था ताकि वो इस क्लैन के मतलब वांग जिंगाओ को अच्छी तरह से देख सके। वो बहुत देर से अपने यंग मास्टर को नींद से उठाने का कोशिश कर रहा है पर वो उठ नहीं रहे थे। शायद वो सुबह के 10 बजे मौज करके सोए थे, इसीलिए। तो सारे लोगों में बात हुआ और वो लोग कहा कि चलिए अभी तक सर नहीं उठेंगे, उनको उठने में समय लगेगा, चलो हम लोग जाके बाकी काम करते हैं। अचानक से जेम्स वांग को किचन में बोला कि चलो किचन में, और उसे याद आया वही नहीं है। वो पैनिक वॉइस में बोला तो सर एक सर्वेंट आके बोलते सर वो ज़रूर अंदर होगा। तो कहते हमें उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर लाना पड़ेगा, प्लीज़ नॉइज़ मत करो, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। 3 सर्वेंट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माफिया घर में काम करना इतना आसान नहीं है। समहाउ प्रिंस वांग जिंगाओ को अगर पता चल गया कि वो लोग ये फिर से कर रहे हैं तो शायद वो लोग नहीं बचेंगे। जेम्स वांग को कुछ भी नहीं होगा पर वो लोग नहीं बचेंगे। जेम्स वांग ने एक चाबी निकाला और चाबी को खोला और उस घर में धीरे धीरे से पहुंचा और उन लोगों को घर के बाहर ही खड़ा किया। रूम का डिस्क्रिप्शन ऐसा था कि रूम बहुत ही सुंदर था, पूरा सफ़ेद रूम था। सारे कर्टन, बेड, सोफ़ा सब कुछ वाइट कलर का था, पर कहीं कहीं पे छोटे छोटे ब्लड्स के निशान थे और जेम्स वांग ने उस ब्लड के निशान को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली वो बेड तक पहुँचे जहाँ पे वांग जिंगाओ अपने स्टमक के ऊपर दूसरी तरफ फेस करके सो रहा था और एक पर्सन उसी के बगल पे चेन से बंधा हुआ था और उसने अपने फेस को ना नीज़ के अंदर फंसा लिया था और उसके फेस में बहुत सारे ब्रूसेस थे और वो ब्रूटली मारा गया था उसको। जेम्स वांग ने एक पेनफुल एक्सप्रेशन से देखा और अपने दिमाग में सोचा, क्यों मैं सोचता हूँ क्यों। उसने एकदम अपने दिमाग को सोचों को बंद किया और टेबल से उस चेन का लॉक निकाला और वो खोलने लगा और उस लड़के को धीरे से कहा, इट्स ओके। क्या ठीक था? कुछ पता नहीं था। वांग जिंगाओ ने फिर से उसे मारा था, फिर भी वो रिस्पॉन्स में हाँ बोल रहा था। उसने बस उस लड़के को प्यार से उठाया और वो लड़का और कोई नहीं, हमारा वही था, शू था, ठीक है, उसे घर से निकाला। और वांग जिंगाओ दूसरी तरफ जिस तरफ फेस करके सो रहा था उस तरफ एक बड़ा सा मिरर था, तो उसने सब देखा और मतलब एकदम रूड वॉइस में उठा। वो सिर्फ स्वेट पैंट में था और धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दिया। 2 रूम के बाद शू का रूम था। जेम्स वांग ने उसको अपने रूम पे घुसाया और बस बिठाया और धीरे धीरे पानी पिलाना शुरू किया। उसका फेस के अंदर का ब्लड पूरा ड्राई हो चुका था। सारा रात ना उसने कुछ खाया था ना उसने कुछ पिया था, अब बस उसको थोड़ा सा पानी का ज़रूरत था। जेम्स वांग ना एकदम बोलने ही वाला था कि डॉक्टर को बुलाओ, उससे पहले सर्वेंट लोगों ने देखा कि उस रूम का दरवाज़ा धड़ाक से खुला और वांग जिंगाओ घुसा और टैंक टैक टैक करके 3 गोली चली तीनों सर्वेंट के हेड पे और मर गया। उस आवाज़ से शू को बहुत प्रॉब्लम हो, उसने बस अपने कान बंद कर लिए और पर जेम्स वांग वहाँ से हिला तक नहीं। विदाउट एनी रिएक्शन वो बस वहाँ पे खड़ा रहा। कुछ देर बाद, कुछ साइलेंट के बाद पूरा फ्लोर ब्लडी हो चुका था। जेम्स वांग ने कहा, आपका इवनिंग में एक मीटिंग है। वो बस, और वांग जिंगाओ ना बस शू की तरफ देख रहा था। उसने जेम्स वांग की तरफ देखा भी नहीं, घूमा भी नहीं।
और वो उस तरफ से चलना शुरू कर दिया, मतलब निकलना शुरू कर दिया। अचानक से शू ने ग करके पुकारा। जेम्स वांग उसके रोक पाता उससे पहले ही शू ने वो बोल दिया। वांग जिंगाओ घूमा और टैक से एक बंदूक चली। शू ने एकदम अपने आप को कर्ल कर लिया और देखा वो गोली शू के एकदम बगल में पिलो में जाके लगती है। तो जेम्स वांग ना फिर से रिपीट करते हैं, आपका इवनिंग में एक मीटिंग है यंग मास्टर। वांग जिंगाओ ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना गन डाउन किया और वहाँ से चला गया। जेम्स वांग शू के पास ना जाके एकदम पोलाइटली बोलता है, कितने बार मैंने तुम्हें मना किया है कि उनको गगा मत बोलना। शू ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस ठीक से बैठा और पिलो की तरफ देखा। अभी भी वहाँ पे बुलेट था। समहाउ उसको पता था वांग जिंगाओ कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता है, पर वांग जिंगाओ कभी भी उसको शूट नहीं करता है। जेम्स वांग वहाँ से उठा और अपने फ़ोन को लिया और कॉल नंबर पे डायल करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ से सर्विस लोगों ने कॉल का कहा, डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाओ और किसी को ऊपर इस मेस को क्लियर करने के लिए भेज दो। उसने ड्रॉयर ओपन किया और बेड साइड टेबल से फ़र्स्ट एड बॉक्स निकाला और शू को फ़र्स्ट एड देना स्टार्ट कर दिया जब तक डॉक्टर नहीं आता। दूसरी तरफ चलो हम चलते हैं अभी रोड में, और जहाँ पे हमारा ईवो एकदम अपने स्लेव की तरफ डार्कली देख के बोल रहा था, मैं तुम्हें चेज़ कर रहा हूँ पर डिफरेंटली। वो लड़का अभी भी दौड़ रहा था। सडनली बारिश गिरना शुरू हो गया। वो लड़का एकदम सिकुड़ गया क्योंकि ठंड लग रहा था, पर वो नहीं रुक रहा था। 45 मिनट से वो लड़का बस दौड़े जा रहा था और वो कार धीरे से उसको फॉलो कर दिया जा रहा था। रोड एकदम एम्प्टी था। क्यों? क्योंकि अलर्ट अलार्म बज रहा था, और वो अलर्ट अलार्म इसीलिए था कि हमारे लॉर्ड माफिया किंग वांग ईबो किसी को चेज़ कर रहा है। सो रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी ने अपना शॉप भी बंद कर दिया था। दो सबको पता था कि ईबो और उसका गैंग कभी भी किसी इनोसेंट के ऊपर हार्म नहीं करता, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि जब तक बच रहा है तो अलार्म को बंद ही, मतलब शॉप को बंद ही कर देता। कार के अंदर हमारा ईवो बैठा हुआ था और एकदम लेज़ीली देख रहा था। उसने बस अपने दिमाग को हिलाया। वो उस लड़के के बारे में सोच के ना ऑलरेडी टायर्ड हो चुका था, पर वो लड़का दौड़ के टायर्ड नहीं हो रहा था और वो कहीं पे भी नहीं रुक रहा था, और अभी इवनिंग का टाइम हो चुका था। तो ड्राइवर ने अचानक से हमारे प्यारे से ईवो की तरफ देख के बोला, लॉर्ड, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ पर मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप उसको पकड़ना चाहते हो तो इजीली पकड़ सकते हैं, आप उसे चेज़ क्यों कर रहे हैं? वो हमारे सामने है। ईवो ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक से पता नहीं कहाँ से उस लड़के के सामने से 3 कार आ गया, और उसे पता था ये होने वाला था। और उस लड़के ने अपनी आँखों को ना बंद कर लिया अपने हाथों से, क्योंकि वो कार उसके आँखों के ऊपर ही लाइट्स मार रहे थे। वांग ईबो का फ़ोन रिंग होना स्टार्ट किया। वो उसका किसी बॉडीगार्ड का कॉल था। उसने बस कॉल को रिसीव किया और कहा, लॉर्ड दाओ मिशी क्लैन यहाँ पे आया है। माफिया ईबो ने कॉल को कट किया। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस उस लड़के की तरफ देखना शुरू कर दिया जो सडनली दौड़ना बंद कर चुका था, और वो अभी 2 क्लैन के बीच में था। जब ऑक्शन में कोई सेल होता है, अगर उस स्लेव को उस लड़की या लड़के के पास नहीं रहना होता है और वो नहीं रहना चाहता है, तो तीसरा कोई भी क्लैन आके उसको एकदम अपना क्लेम कर सकता है। और दाओमिशी क्लैन अभी ऑक्शन में ही था, और उसके लीडर को ना वो लड़का बहुत पसंद आया था। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही हमारा ही वो उठा, उसका बोली लगाया और चला आया। पर उसने जब उस लड़के को भागते हुए देखा तो वो उस लड़के को क्लेम करने के लिए आ गया। माफिया लॉर्ड हमारा ईवो ने ना एकदम कोल्डली कहा, सारी गाड़ियों को बंद करो, और सब गाड़ियाँ बचलना बंद हो गया। 1 बाय 1 एक के बाद एक 7 कार एकदम चुप हो गए और उस लड़के के पीछे खड़े रहे। वो लड़का बहुत डर चुका था। ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ कड़कना शुरू हो गया। उसने बस अपना आइज़ को ना अपने हाथों से कानों और आँखों को बंद कर दिया। सीन का डिस्क्रिप्शन ऐसा था
बीच में एक लड़का खड़ा था, उसके पीछे 7 कार थे और उसके सामने 3 कार थे। 7 पीछे का कार हमारी ईबो का था और 3 दाओमिशी क्लैन का। अचानक से ड्राइवर ने कहा, लॉर्ड। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। वो जब ड्राइवर को चुप करने का इशारा किया और ड्राइवर एकदम चुप हो गया। ईबो अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था और उसके फेस में एक सिली कोल्ड सी हंसी थी। और वो लड़का बहुत डर रहा था, एकदम थर थर करके कांप रहा था क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। स्काई भी फुल्ली डार्क हो चुका था और एकदम बाहर अंधेरा था। और ईबो ने अपने दिमाग में सोचा, अब चॉइस तुम्हारा है। कोई तुम्हें कुछ के लिए फोर्स नहीं करेगा, पर तुम्हारा चॉइस वाइज होना चाहिए। कार के अंदर 4 बॉडीगार्ड्स डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिए उस लड़के के बारे में। एक बॉडीगार्ड ने बोला, अगर वो उसके साथ गया तो वो कुछ घंटों में मार जाएगा। हाँ, ये तो सही है। वो सबसे ब्रूटल क्लैन है चाइना के। और वो कुछ और नहीं कह पाए। वो बस चुपचाप उस लड़के के लिए प्रे करना शुरू कर दिए। किसी को नहीं पता था कि सब उस लड़के के बारे में इतना क्यों सोच रहे थे। वो तो बस एक स्लेव था, पर सब सोच रहे थे। ईबो भी सोच रहा था। वो बस बाहर की तरफ देखा और एकदम क्वाइटली बोला, तुम जैसे स्लेवों को ऑक्शन में सारे क्लैंस के बारे में बताया गया होता है। तुम्हें पता होना चाहिए वो कौन है। और समहाउ शाओजान, हाँ, हमारा स्लेव बहुत प्रेशर में था। ऑफ कोर्स उसे उस क्लैन के बारे में पता था। ऑक्शन के लोगों ने उसे बताया था दाओमिशी क्लैन के बारे में कि वो एकदम छोटू सा क्लैन है, पर बहुत ही नेस्टीएस्ट क्लैन है और बहुत ही ब्रूटल क्लैन है। वो किसी को भी मारने से पहले 1 सेकंड के बारे में भी नहीं सोचते हैं। बट उसके पीछे जो उनको चेज़ करके मज़ा लूट रहे थे, वो भी तो कोई आम क्लैन नहीं है यार। अब उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस सामने कार की तरफ देख रहा था और डर रहा था। अचानक से एक ज़ोर का थंडर चमका, बिजली चमका और शाओजान ने थोड़ा सा जंप कर गया और वो धीरे धीरे पीछे होने लगा। ईबो को पता चल चुका था कि उसका स्लेव शाओजान क्या चाहता है। उसने बस कार को अनलॉक किया और उतरा और उसके पीछे एक बॉडीगार्ड आके छतरी खोल दिया हेड के ऊपर। और हमारा शाओजान एकदम भाग भाग के ईबो की तरफ आ रहा था। उसने बस अपने टक्सीडो को अनबटन किया। शाओजान ईबो के सामने पहुंचा। ईबो कुछ कह पाता या रिएक्ट कर पाता, उससे पहले शाओजान बेहोश हो गया ईबो के बाहों में और ईबो ने उसे पकड़ लिया और ताकि वो ना गिरे। और उसको देख के एकदम ईबो ने कहा, तुम्हें मैंने ख़रीदा है तो तुम्हारा लास्ट डेस्टिनेशन मेरे हाथों लिखा होना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हाँ, आज का पार्ट ज़्यादा ईबो और शाओजान के बारे में नहीं था, थोड़ा वांग जिंगाओ और शू के बारे में भी था। और मैंने बताया था कि इस कहानी को मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि कहानी का बहुत लिंकअप है, ठीक है। और हाँ, सेकंड बात, मैं रोज़ रोज़ कहानियाँ नहीं छोड़ सकती यार, मुझे एक दिन के गैप में ही कहानी छोड़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस बारे में थोड़ा एडजस्ट कर लो और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़